बच्चों कैसे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट हो गया था और नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला एप्लीकेशन देखते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं एलिमेंट्स के अंदर, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम होती हैं। क्लियर है? तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जब बढ़ती है एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियडिक टेबल में इन अ पीरियड, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अलोंग पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और नॉन मेटेलिक नेचर या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की क्या होती हैं, बढ़ती हैं। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं और नंबर ऑफ शेल्स का ही डोमिनेटिंग इफेक्ट माना जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं एलिमेंट्स की। लिथियम में उतनी मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं है जितनी सीजियम में है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, so electronegativity is inversely proportional to metallic properties of elements. Metallic properties of elements. क्लियर है? मेटल्स की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मेटल्स की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नॉन मेटल्स की, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल्स हैं, मेटल से नॉन मेटल्स की साइड जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो नॉन मेटल्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से टिपो, नाना पार्टिकल, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन, तो ये सब नॉन मेटल्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेटल्स में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा था और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, कम थी। तो मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, ये कम तो ये ज्यादा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। nomenclature of binary compounds. nomenclature of binary compounds. binary compounds क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हों, वो कंपाउंड जिनमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हों। nomenclature means naming of binary compounds. कैसे नेमिंग करेंगे आप बाइनरी कंपाउंड्स की? डेफिनेटली हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Is it clear? So nomenclature of binary compounds. Binary compounds are those compounds जिनमें दो different elements हों, ठीक है। नंबर कितने भी हो सकते हैं, जैसे वाटर एक बाइनरी कंपाउंड है, H2O एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन एक जो हाइड्रोजन है वो दो है नंबर में और ऑक्सीजन क्या है, सिंगल है। सो बाइनरी कंपाउंड्स वो जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हैं, उनकी अगर हमें नेमिंग करनी पड़ जाए, डेफिनेटली हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और वो नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो किसकी बात करेंगे, हम कहें Cl लिखें या ICl लिखें, कैसे लिखा जाए? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is placed after and less electronegative element is placed first. So less electronegative element is placed first
and more electronegative element is placed later. ठीक है, and suffix "ide" is used. And suffix "ide" is used. जैसे कि Cl नहीं लिखेंगे, ICl लिखेंगे और इसका नाम होगा आयोडीन क्लोराइड. क्लियर है? आयोडीन जो नाम था वो का वही लिखा, क्लोरीन क्लोरीन लिखना था और लास्ट में Ne को हटा के क्या कर दिया, Ine को हटा के आइड लिख दिया, तो क्लोराइड. तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसीलिए कहा था कि याद कर लो. और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 अराउंड है, तो इस 2.5 2.6 ठीक है, एनसीईआरटी में 2.7 दे रखी है. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम बाद में लिखेंगे. इसी तरीके से ClF लिखेंगे या FCl लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्लोरीन फ्लोराइड लिखेंगे. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्लोरीन फ्लोराइड लिखेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट OF2 लिखेंगे या F2O लिखेंगे. डेफिनेटली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सही है, ये गलत है. तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. इज इट क्लियर? समझ में आया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखेंगे और आइड सफिक्स आइड लगाएंगे. क्लियर है? OCl2 लिखेंगे या Cl2O लिखेंगे. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन, तो ये सही है, ये गलत है. तो इसे क्या बोलेंगे? डाइक्लोरीन ऑक्साइड, डाइक्लोरीन ऑक्साइड. इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया होगा. ठीक है, तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है. थर्ड एप्लीकेशन देखें. सो प्लेस्ड फर्स्ट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्लेस्ड फर्स्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्लेस्ड आफ्टर या लेटर. ठीक है, एंड सफिक्स आइड इज यूज्ड. थर्ड है, आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सॉरी इक्वेशन पढ़ी थी एटॉमिक रेडियस में, शोमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू शोमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन, ठीक है, आप डिस्टेंस AB, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता कर सकते हैं फॉर अ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. फॉर अ हेटेरोन्यूक्लियर, दोनों अलग अलग है, हेटेरोन्यूक्लियर मतलब AB अलग अलग है. ठीक है, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल AB. क्लियर है? डिस्टेंस ऑफ AB क्या था? RA प्लस RB माइनस 0.09 XA minus XB, मतलब chi A minus chi B, where chi A and chi B are the electronegativity of A and B respectively. Electronegativity of A and B respectively. RA is the covalent radius of A and RB is the covalent radius of B in angstrom. Definitely ये वैल्यू देखो, होना क्या चाहिए था? RA plus RB होना चाहिए था डिस्टेंस ऑफ AB. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होना चाहिए था? RA plus RB. लेकिन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना माइनस हो जाएगा. मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्टेंस वी विल गेट शॉर्टर बॉन्ड लेंथ्स. सो बॉन्ड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वी विल गेट शॉर्टर बॉन्ड लेंथ. सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज जितना ज्यादा, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, यहाँ पे 2.14, 2.13, 2.1, 2.8, 2.1, 2.6. ठीक है, तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा है 1.9. तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप्ड है. क्लियर है? आपने शॉर्ट देख लिया होगा, तो रीसेंट शॉर्ट जो है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, वापस से बोल रही हूँ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता. कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता. अभी नेक्स्ट पॉइंट वही पढ़ने जा रहे हैं. तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर थे. कितने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएंगे जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट होगा. तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा, डिस्टेंस ऑफ AB उतना कम. तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस सबसे कम, फिर इसका डिस्टेंस. तो बॉन्ड लेंथ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम. और वैसे भी यहाँ तो साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. क्लियर है? तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया. ठीक है, तो शोमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन को यूज करना है. RA plus RB minus 0.09 RA/RB कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, ऑफ A and B एटम रेस्पेक्टिवली, एंड एक X and XBs chi A एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A and B रेस्पेक्टिवली, A and B रेस्पेक्टिवली. तो चेंज डिस्टेंस ऑफ AB कम होता जाएगा जितना ज्यादा डिफरेंस आता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इज इट क्लियर? समझ में आया? बढ़ जाए. इसी में मैंने बॉन्ड लेंथ भी आपको कवर करा दिया है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी
उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी एग्जांपल से, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। फिफ्थ पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। इसमें लिखे एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली no bond is, no covalent bond is 100% covalent, लिखे no covalent bond is 100% covalent and no ionic bond is 100% ionic। कोई आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, सारे बॉन्ड इंटरमीडिएट होते हैं, बीच में होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक के बीच में। इज इट क्लियर? तो कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए। अब सपोज टू बी एक हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है AB, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सपोज टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर डेवलप होने लगा है। होनी इक्वल शेयरिंग थी, होनी इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग थी ए और बी में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय कहाँ बिताएंगे, बी के पास, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही सही, इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो ए का था उसको भी ये ले गया, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होने थे वो एक की तरफ ज्यादा हो गए, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मतलब आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गए, आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गए। क्लियर है? आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गए। अब ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाएं, तो लिखें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, percentage ionic character in a covalent bond is 16 xa minus xb, ठीक है। वो स्टाइलिश x बना लो तो वो काय हो जाएगा, ठीक है। xa minus xb plus 3.5 xa minus xb whole square, where xa and xb are, where xa and xb are electronegativity of A and electronegativity of B। क्लियर है? तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऐसे कैलकुलेट करे जा सकते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात सुने, पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंस 2.1 आया, xa माइनस xb 2.1 अराउंड आया, तो इसका मतलब 50% आयनिक कैरेक्टर है, 50% आयनिक कैरेक्टर है। इज इट क्लियर? 50% उसमें क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। और अगर xa minus xb, if xa minus xb is greater than percentage ionic character, ionic character is greater than equal to 50%, मतलब वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड बन गया, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गए 50 से कम। 50 से ज्यादा जो भी कैरेक्टर है वही वो बॉन्ड है, मेजॉरिटी विंस। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50%, मतलब आपको xa माइनस xb को यहाँ पे कितना रखना है, 2.1 करके देख लेना। HF के केस में HF क्या था, दिस इज 4, दिस इज 2.1, ये 1.9 आता है ना, तो ये 49% समथिंग आता है। 1.9 जब आप पुट करते हैं 43% समथिंग आता है, सॉरी। और 2.1 जब पुट करते हैं तो 49 पॉइंट समथिंग पुट, 49% समथिंग आता है, 49 पॉइंट समथिंग करके देख लेना। xa माइनस xb पे 2.1 रखना, xa माइनस xb पे 2.1 रखा तो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता चल जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? हमें यही पता करना है xa माइनस xb अगर 2.1 है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उस बॉन्ड में 50% है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए आप, पहली बात। ठीक है, एक और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करे जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, और वो कैलकुलेट किए जाते हैं बाय डाइपोल मूवमेंट। अब यहां तो डायटोमिक मॉलिक्यूल ही है, दो ही एटम है भाई,
है ना, या तो HBr होगा या HF होगा, HCl होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड मूवमेंट ही डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पे, तो उसमें पढ़ेंगे बेटा अपन केमिकल बॉन्डिंग में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है ना कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो तो वेक्टर समेशन से पूरा मॉलिक्यूल का भी आप डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हो, दैट इज म्यू एक्सपेरिमेंटल बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100%। तो आयनिक कैरेक्टर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर पता करने के दो तरीके हमारे पास, परसेंटेज कैलकुलेट करने के, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वी कैन मेजर क्वांटिटेटिवली, हमें वैल्यू पता चल जाएगी बाय हेनी स्मिथ एंड बाय डाइपोल मूवमेंट फॉर्मूला, ठीक है, म्यू एक्सपेरिमेंटल बाय म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर चार्ज कंप्लीट ट्रांसफर करा देंगे, ठीक है, अब चार्ज का। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितने हैं, मैंने तो ये कहा कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है। आपने, मैंने कह दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका है, एक तो हेनी स्मिथ इक्वेशन है और एक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब मैडम ये भी बताओ कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता करें, तो फजांज रूल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से एडवांस केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें आप रिलेटिव मेजर कर सकते हैं कि इसमें आयन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में कम है। इज इट क्लियर, समझ में आई ये चीज, यहां तक आई थिंक काफी कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, उस पे भी आते हैं, ठीक है, उस कहानी पे भी आते हैं, चलिए जस्ट अ मिनट। कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0। एग्जाम्पल क्या है, H2, Br2, I2, Cl2, ठीक है। एक होती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस है, क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर। तो एक तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लियर। इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या आ सकते हैं, HF, HCl, HBr, HI, समझ में आया, ये तो समझ में आ गया मैडम कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 0 होगी तो हमें H2Br2 I2 Cl2 मिल जाएगा, अच्छी बात है। इसका मतलब मैडम क्या ये है कि सेम एटम्स के बीच में हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, नहीं, इन सेम एटम्स के साथ साथ इन सेम एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कार्बन के केस में इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों Br की, दोनों I की, दोनों H की, दोनों क्लोरीन की। लेकिन अगर कार्बन कार्बन है तो दोनों कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ही हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, समझ में आया। लेकिन अगर इन दोनों में एक का हाइब्रिडाइजेशन sp है और एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो डेफिनेटली हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन डिफरेंस सेम टाइप ऑफ एटम्स होना जरूरी नहीं है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, वो तो होना ही चाहिए। मेन डिफरेंस ये है कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होना चाहिए, चेंज इन तो सेम एटम्स ही हो गए, बाकी सब में तो हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन में, लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन, इन केसेस में वहां पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए, क्लियर है पहली बात। तो जहां पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होगा वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अच्छा मैडम आपने तो कहा था कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% आयनिक, सॉरी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है। अब ये तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो क्या H2 100% कोवेलेंट है? नहीं, यहां पे H2 पे फोर्सेस होते हैं
वॉन्डरवॉल फोर्सेस लगते हैं, और उस वॉन्डरवॉल फोर्सेस में कौन सा फोर्स होता है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, पढ़ेंगे वॉन्डरवॉल फोर्सेस। उसकी वजह से यहाँ पे एट एन इंस्टेंट एक बार पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्लियर है, और दूसरे इंस्टेंट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, मतलब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, तो सबसे इजीएस्ट केस बात कर रहे हैं, वो भी अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो किसी एक हाइड्रोजन के पास चले जाए किसी समय के लिए, अगले ही पल वो दूसरे हाइड्रोजन के पास चले जाए, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है, नेट कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं है टाइम एवरेज टाइम में, लेकिन एट एन इंस्टेंट ये पोलर है, एट एन इंस्टेंट ये पोलर है, तो कुछ आयनिक कैरेक्टर हैं 2% 1%। आर यू गेटिंग? तो H2 के केस में भी, जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वहां पे कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप होंगे 1 to 2%। और यहाँ पे तो है ही सही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, हेनी स्मिथ से कैलकुलेट कर लो। डाइपोल मूवमेंट अगर दे रखा है, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड मूवमेंट क्लियर है, वही डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, तो वो दे रखा है, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है। तो अभी आपको ये सिर्फ ये समझना है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, जहां पे दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के बीच में, आप सेम एटम्स भी ध्यान मत रखो, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, पोलर कोवेलेंट, क्लियर है। ये इसमें भी कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होंगे, कम होंगे, इसके कंपैरिजन में तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या 1 to 2% ही होंगे, या तो 30 40 50% आयनिक कैरेक्टर होंगे। आर यू गेटिंग? ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बाय फजान्स रूल, दैट वी विल डिस्कस इन केमिकल बॉन्डिंग। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई, नेचर ऑफ बॉन्ड्स तक की? अब नेक्स्ट, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ो, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को सब मिलेगा, क्लियर। मैंने कोई नई चीज अपने मन से नहीं पढ़ाई, सब कुछ एनसीईआरटी में ही दे रखा है, उसी को एक्सप्लेन कर रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें से कुछ पार्ट आज पढ़ेंगे, कुछ पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में, तो कुछ पार्ट आज डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। अच्छा, एक और बात, 5th पॉइंट था, ये जो भी पॉइंट था आप पॉइंट लिख लीजिएगा। एक और पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे बॉन्ड लेंथ था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, रिमेंबर इट। HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। उसे तोड़ना डिफिकल्ट है, उसे तोड़ना क्या है, डिफिकल्ट है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल is directly proportional to bond energy, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उस बॉन्ड को तोड़ना, उस मॉलिक्यूल को तोड़ना उतना डिफिकल्ट, उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो HF को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, उस मॉलिक्यूल को तोड़ना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो HF इज मोर स्टेबल देन HCl, HCl इज मोर स्टेबल देन HBr, HBr इज मोर स्टेबल देन HI। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change in electronegativity, because as change in electronegativity increases, ionic character increases, covalent character decreases, in a bond। एक बॉन्ड में जैसे जैसे परसेंट चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये बढ़ता गया, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप होते गए, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयर होने थे, अब वो F के पास चले गए, अब वो पूरा ही जो H का इलेक्ट्रॉन था वो F पे चला जाएगा, तो F माइनस और H प्लस बन गया ना, मतलब आयनिक बॉन्ड बन गया ना। तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है। जब
इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? क्या चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप बॉन्ड एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप बॉन्ड लेंथ से रिलेट कर सकते हैं? क्लियर है? नेचर ऑफ बॉन्ड्स पता कर सकते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड्स में हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें आयनिक कैरेक्टर पता कर सकते हैं बाय हेनी स्मिथ और डाइपोल मूवमेंट डेटा। क्लियर है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें हम नेचर ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं आज, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स, उसमें भी हाइड्रा एसिड्स। क्लियर है? और हाइड्रोक्साइड्स के नेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ AOH। ठीक है, तो ये दो बात करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो कुछ बातें हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे पूरा लेक्चर लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आई थिंक 5th या 6th होगा। ठीक है, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स। बेसिकली मैं इनमें अपने को हाइड्रा एसिड्स के बारे में बात करनी है। हाँ, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स तो CH4 भी है, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स NH3 भी है, बट हमें बेसिकली हाइड्रा एसिड्स के बारे में बात करनी है। हाइड्रा एसिड्स के बारे में क्या होगा? H2S, H2O, HCl, HF, HBr, हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स वो एसिड्स जिनमें कि एक नॉन मेटल होगा और वो किससे अटैच्ड होगा? हाइड्रोजन से। ठीक है, नॉन मेटल किससे अटैच्ड होगा? हाइड्रोजन से, हाइड्रा एसिड्स। और ये H एसिडिक होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये H2O हो गया, H2S हो गया, H2SC हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब हाइड्रा एसिड्स हैं। क्लियर है? जिसमें नॉन मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। क्लियर है? ठीक है, तो हमें हाइड्रा एसिड्स ही पढ़ने हैं और हमें हाइड्रा एसिड्स के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी है बेसिकली, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़नी है बेसिकली। ठीक है, अब HF, HCl, HBr, HI, H2O, H2S, H2SE, H2T। क्लियर है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। नीचे जाने पे हम पहले डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, फिर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड की बात भी करेंगे। इन अ ग्रुप में साइज बढ़ता जा रहा है, देखो साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, साइज बढ़ता जा रहा है तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। तो किस बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो उसे तोड़ना इजी रहेगा, यहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इसे तोड़ने में, तो यहाँ पे I माइनस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? F माइनस Cl माइनस, यहाँ पे आपको मिलेगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। पहली बात तो ये सब एक्वस मीडियम में हो रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम देख रहे हैं वो एक एक्वस मीडियम देख रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब F माइनस मिल गया, Cl माइनस मिल गया, Br माइनस मिल गया, I माइनस मिल गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से डिसाइड होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। किससे डिसाइड होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से डिसाइड होती है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, I माइनस की। क्यों ज्यादा है बात करते हैं। दो फैक्टर्स हैं जिससे कि HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, दो फैक्टर्स है यहां पे भी है। HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग हाइड्रोहेलिक एसिड्स। हाइड्रोहेलिक एसिड्स मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, मतलब पानी के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, इसे तोड़ना बहुत आसान है, कम ही एनर्जी रिक्वायर्ड है।
और जब ये टूटेगा तो I माइनस बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से डिस्पर्स है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन अ लार्जर वॉल्यूम। भाई आई में तो बहुत स्पेस है ना, आई तो बहुत बड़ा साइज है, चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, बहुत कम, आई पे माइनस पे, साइज बहुत ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो गई, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबलाइज है, तो आई माइनस स्टेबल है, तो कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, H प्लस हट गया तो जो बच्चे वो कॉन्जुगेट बेस है, तो आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है उसमें। ठीक है, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैडम एफ, आप एक्वस मीडियम में बात कर रहे हो, एफ माइनस जिसने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ लिया हो, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी दो लेक्चर्स बाद, कि एफ माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा होती है मैम, क्योंकि उसका साइज छोटा है, बिल्कुल ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी, बट यहाँ पे वो फैक्टर्स डोमिनेट हो जाते हैं। एक फैक्टर तो ये कि इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और दूसरा आई माइनस स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो ये दोनों फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है देन एफ माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी से। और एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो H प्लस देना नहीं चाहेगा, वो H तो इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, फिर वो पानी में जाएगा। क्लियर है? तो HF को जब HF था तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आपने पानी में डाला तो ऑलरेडी वो H प्लस देने से मना कर रहा है, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पुट करनी पड़ रही है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में। तो ये दोनों फैक्टर डोमिनेट हो जाते हैं देन हाइड्रेशन एनर्जी से। पहला फैक्टर तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है HI की, एंड I माइनस बहुत स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस का। यहाँ पे भी वही सब रीजंस होंगे, OH माइनस, SH माइनस, SEH माइनस, TEH माइनस। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये नॉन मेटल्स है सारे, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, सिलिनियम को छोड़ दो तो ठीक है, तो ये नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स के बारे में बात हो रही है, और बेसिकली हाइड्रा एसिड्स के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? ठीक है, जिसमें नॉन मेटल और हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन एसिडिक। हाइड्रा एसिड्स क्या, जिनमें नॉन मेटल और हाइड्रोजन में बॉन्ड होता है, और वो हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। इज इट क्लियर? अगर हम इन अ पीरियड बात करें तो कैसे करेंगे, देखें। इन अ पीरियड अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, देखें। CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है, ये सब हाइड्राइड्स है, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स है। इनमें से क्या करो, आप हटा दो, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है ना, आपको चेक क्या करना है, पहले तो ये पता होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो आप NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। क्लियर? अब F माइनस पे इन पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। पीरियड में हमेशा क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो नेगेटिव चार्ज रखने की सबसे ज्यादा कौन रखना चाहेगा, फ्लोरीन रखना चाहेगा, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज अच्छा लग रहा है, तो वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस में F माइनस की ज्यादा है। रीजन इज इन अ पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है पानी में, अगर आप देखोगे तो इसको। क्लियर है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन अ पीरियड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस बिकॉज नेगेटिव चार्ज is more favorable on more electronegative atom. Negative charge is favorable on more electronegative atom. तो ये आपके नेचर ऑफ हाइड्राइड्स हुए, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स बेसिकली, उनमें हाइड्रा एसिड्स के बारे में भी अपन ने बात करी। एक और चीज हाइड्रा एसिड्स में HCl, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है अगर ये गैसियस फॉर्म में तो है तो, और ये एसिड नहीं है इस वक्त ये एसिड नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में एसिड नहीं, H प्लस नहीं देगा गैसियस फॉर्म में, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसे पानी में डालोगे तब ये तुरंत H प्लस, ये तो हाइड्रेशन एनर्जी से स्टेबलाइज हो गया Cl माइनस, और इसने H प्लस दे दिया तो ये एसिड बन गया। तो ये एसिड है,
HCl एक्वस एसिड है जिसे हम हाइड्रोहेलिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये हाइड्रोहेलिक एसिड कैसे बना? हाइड्रोजन हेलाइड से। तो हाइड्रोजन हेलाइड गैसियस फॉर्म में होते हैं, जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो हाइड्रोहेलिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है। नहीं तो वो हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, पानी में डालते ही वो एसिड हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्लियर है? अब अपना H प्लस दे देंगे, बाकी जो Cl माइनस है वो पानी में जाके स्टेबलाइज है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है वो हम अलग से अच्छे से मतलब बहुत पढ़ेंगे, पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? क्या ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में डिफरेंस है और हाइड्रोहेलिक एसिड। कहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, किसी बुक को पढ़ लेता है तो मैडम ये हाइड्रोजन हेलाइड दे रखा था, फिर हाइड्रोहेलिक एसिड दे रखा था, ये क्या है? तो भाई और हाइड्रा एसिड क्या होते हैं? हाँ, इन तीनों में हाइड्रा एसिड क्या है? हाइड्रा एसिड वो सब नॉन मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे H2S भी आ गया, H2O भी आ गया, HCl के साथ साथ HBr के साथ साथ हेलोजन्स के अलावा भी नॉन मेटल आ गए। तो नॉन मेटल और हाइड्रोजन इज हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का सब पार्ट है हाइड्रोजन हेलाइड या हाइड्रोजन हाइड्रोहेलिक एसिड। क्लियर है? हाइड्रा एसिड बिग पार्ट है जहां पे नॉन मेटल और हाइड्रोजन में बॉन्ड होता है। क्लियर है? हाइड्रा एसिड एक बिग पार्ट है जहां पे नॉन मेटल और हाइड्रोजन में बॉन्ड है और वो हाइड्रोजन एसिडिक है। कहां पे? पानी में जाके। क्लियर है? उसी का सब पार्ट है हाइड्रोजन हेलाइड गैसियस फॉर्म में, उसी का सब पार्ट है, मतलब इस हाइड्रा एसिड का ही सब पार्ट है हाइड्रोहेलिक एसिड पानी में जाके। वो हाइड्रा एसिड क्या दे देगा? H प्लस दे देगा। HCl, HF, HBr, HI पानी में जाके H प्लस देंगे, यूं नहीं देंगे, यूं तो वो हाइड्रोजन हेलाइड है। क्लियर है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है? इसका लास्ट पॉइंट जो आज डिस्कस करना है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड वी आर ऑन एंड ऑफ पीरियडिक टेबल, काफी पढ़ा अपन ने इसको, ठीक है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग शुरुआत करेंगे। देखें, नॉन मेटल OH बॉन्ड, मेटल OH बॉन्ड, इन ऑल ये AOH बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, है ना? नेचर ऑफ AOH बॉन्ड क्या है? नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेचर ऑफ AOH बॉन्ड, नेचर ऑफ AOH बॉन्ड। क्लियर है? नॉन मेटल और O होगा तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन ले लेते हैं, सभी बुक्स में मिलेगा आपको, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा आपको, है ना। HOF जो कि काफी अनस्टेबल है, उसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, 3.5, 2.1, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? NaOH ले लेते हैं, ठीक है, KOH ले लेते हैं, CgMOH ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये 3.5, ये 2.1 है, तो ये डिफरेंस तो 1.4 कांस्टेंट है। अब कौन सा बॉन्ड तोड़े? तो ध्यान से सुने, ये भी पानी के अंदर ही बात कर रहे हैं हम, पानी के मतलब किसी मीडियम के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली पानी लेते हैं क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। क्या बोल दिया मैडम आपने? हमेशा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है या बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। ये बॉन्ड्स दो तरीके से टूट सकता है। अगर ये टूटा, ध्यान से देखना, अगर ये टूटा तो OH माइनस मिला, ध्यान से देखो, तो बेस है ये, ठीक है। और अगर ये टूटा, अच्छा ऐसे AOH, अगर ये टूटा तो ये एसिड है, ये एसिड था मतलब, क्लियर। और अगर ये टूटा तो ये बेस है, तो ये बेस है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब एसिड है या बेस है, नेचर क्या है इस AOH बॉन्ड का? ये एसिडिक रोल प्ले करेगा या बेसिक रोल प्ले करेगा? ये H प्लस आयन देगा पानी में या OH माइनस आयन देगा पानी में? वो कैसे पता चलेगा? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कैसे देखें? अगर मैं कहूं मुझे तुमसे
एक्स ए, गाने तो याद रहते हैं ना तुम्हें, हैं? एक्स ए एक्स ओ ग्रेटर देन एक्स ए और एक्स ओ। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन एक्सओ एक्सएच। तो डेफिनेटली लिखें एक स्टेटमेंट, उसको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। मोल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एओ बॉन्ड में भी है और ओएच बॉन्ड में भी है, तो डेफिनेटली पोलर कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर डेवलप होंगे दोनों में। तो मोर पोलर मतलब दोनों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो है, इधर भी चेंज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो है, इधर भी और इधर भी। इज इट क्लियर? कितनी बड़ी वीडियो हो गई, 40 मिनट्स हो गए। तो मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल, मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल ब्रेक फर्स्ट इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स। और उन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होगा? हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटते ही क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो आपको H+ मिल जाएगा या OH- मिल जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है किसी भी सॉल्वेंट का? किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है उसकी पोलैरिटी, कि उसकी पोलैरिटी कितनी है। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी वो पोलर बॉन्ड्स को उतनी जल्दी ब्रेक कर देगा। मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, डेफिनेटली ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग था। अगर हम ये कहें, देखिए मैं ये कहूं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, मैं ये कहूं कि X से XO ज्यादा है XO XH से, then AO bond will break, then AO bond will break, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको A+ OH-, मतलब आपको बेसिक है ये, मतलब ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NaOH, KOH, CesiumOH, क्लियर है? तो AO बॉन्ड विल ब्रेक। क्यों? क्योंकि AO बॉन्ड ज्यादा पोलर था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा सेपरेटेड था। जो जितना ज्यादा पोलर रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा सेपरेटेड था, जो जितना ज्यादा पोलर रहेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा AO में। ये बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसको तोड़ने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को तोड़ना, एक 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है आयनिक बॉन्ड से, तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस बॉन्ड को तोड़ना, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा A और O में। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो। क्या बोला मैंने? इस AO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ज्यादा पोलर है, मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो जल्दी ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा? जब हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ज्यादा, जो खुद ही पोलर है, जो खुद ही पोलर है, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट इसको A को अपने नॉन पोलर पार्ट से सराउंड कर लेगा, सॉरी A को अपने पोलर पार्ट से, नॉन पोलर कुछ नहीं है, A को अपने नेगेटिव पार्ट से सराउंड कर लेगा वाटर से। जगह कम है, रुको। होता क्या है देखिए, इसको मैं बात कर बताती हूँ। ये AOH है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। सपोज टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 थी, ये 3.5 है, 2.1 है, ये 1.4 डिफरेंस है, ये 2.5 डिफरेंस है। डेफिनेटली ये ब्रेक हो जाएगा पानी के अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा A और O के बीच में, तो ये तभी ब्रेक होगा जब इसे सराउंड करने के लिए दूसरा पोलर कोई सब्सटेंस आएगा। तो वाटर का O वाला पार्ट इसको
कर लेगा, क्योंकि वाटर खुद पोलर है, खुद पोलर, और उसकी पोलैरिटी को मेजर करने का तरीका क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पोलैरिटी को मेजर करने का तरीका क्या है सॉल्वेंट का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पोलर सॉल्वेंट्स क्या कर लेंगे? इसको घेर लेंगे। वाटर को सब तरफ से कौन घेर लेगा? सॉरी, ओ ए को सब तरफ से कौन घेर लेगा? वाटर का ऑक्सीजन, क्योंकि वो नेगेटिव है, और इसको इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन को सब तरफ से कौन घेर लेगा? वाटर का H वाला पार्ट, क्योंकि वो डेल्टा पॉजिटिव है। वाटर खुद एक पोलर है ना, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव है, तो इस H पे जो पॉजिटिव आया वो इस ऑक्सीजन को घेर लेगा, और ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो इस A को घेर लेगा, और A और O को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो वो कब ब्रेक हो सकते हैं? मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, जब वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हो, ऐसे सॉल्वेंट में हो जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता हो, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तभी उनका सॉल्वेशन भी अच्छा होगा। सॉल्वेशन मतलब हाइड्रेशन एनर्जी, इनकी हाइड्रेशन भी अच्छी होगी, तो ये स्टेबलाइज हो जाएंगे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में, ठीक है। तो जो लाइन लिखी थी, मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट इन पोलर सॉल्वेंट जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट खुद में होगा वाटर में, और वो फिर क्या करेगा? इसको घेर ले, मतलब सराउंड कर लेगा। सराउंड करते इसको A को अलग कर दिया और O को अलग कर दिया। पहले OH बॉन्ड नहीं, पहले AO बॉन्ड टूट जाएगा और A प्लस OH माइनस आपको बेस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आई कहानी? तो देखें, मैं ये कहना चाह रही थी उस वक्त, अगर ClOH है, ये 3.5 है, ये 2.1 है, ये 3 है, ये डिफरेंस 0.5 है, ये डिफरेंस 1.4 है, तो जो जितना ज्यादा पोलर वो जल्दी टूटेगा। और ये बेस है, सॉरी ये एसिड है, क्योंकि H प्लस दे रहा है। अब नॉन मेटल OH बॉन्ड किस में होता है? ये H प्लस एसिडिक होना चाहिए, होगा ही सही, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, उसकी इलेक्ट्रॉनिटी 3.5 है, 2.1 है, ये नॉन मेटल है, तो ये ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स बहुत पढ़ने हैं, और जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑक्सो एनायन। क्लियर है? तो ये ऑक्सी एसिड्स होते हैं नॉन मेटल OH बॉन्ड वाले। एटलीस्ट एक नॉन मेटल OH बॉन्ड होना चाहिए। ये ऑक्सीजन एक साइड से H से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन एक साइड से एटलीस्ट एक नॉन मेटल से होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आए? एक ही नॉन मेटल से होगा। नॉन मेटल एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे H2S4O6, ठीक है, H2S3O6, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स में, ठीक है। तो अभी अपने को डिस्कस नहीं करना है, अभी अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऑक्सी एसिड्स में एक एटलीस्ट एक नॉन मेटल OH बॉन्ड हो सकते हैं, और वो H प्लस क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आई? अब इसी तरीके से अगर मैं NaOH की बात करूं, तो ये ऑक्सी एसिड है, तो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड एक ऑक्सी एसिड है। इसी तरीके से मैं NaOH की बात करूं, तो ये 1 है, 1 होता है, हाँ, 0.5 कम करो, बेरिलियम एल्यूमिनियम की बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप 1.5 होती है, तो ये 1 होता है। बेरिलियम से कम करेंगे 0.9 होता है। देखो कैसे याद रहा मुझे लिथियम 1 याद है और ये 0.9 होता है, क्योंकि मुझे एल्यूमिनियम 1.5 है, 0.3 कम करो 1.2 और 1.3 कम करो 0.9, ठीक है, 3.5 2.1, क्योंकि थर्ड पीरियड में 0.3 कम करते हैं इधर की साइड, एस ब्लॉक साइड, तो ये 1.4 है, और ये डिफरेंस कितना हुआ? 2.6। ऑफ कोर्स ये टूटेगा क्योंकि ये मोर पोलर है, तो ये बेस हुआ, क्योंकि OH माइनस देगा, तो ये हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो हाइड्रोक्साइड होगा या ऑक्सी एसिड होगा, ठीक है। AOH बॉन्ड हाइड्रोक्साइड होगा या ऑक्सी एसिड होगा, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर है? डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बीच में। जो जितना ज्यादा पोलर होगा वो जल्दी टूटेगा, वाटर जैसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि वो खुद ही पोलर है, वो उसे सराउंड कर लेगा। जो ज्यादा पोलर बॉन्ड है, जो ज्यादा पोलर बॉन्ड है, ध्यान से देखो, ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ बहुत ज्यादा है, इस बॉन्ड में ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर घेर लेगा इसको, और वाटर घेरते हुए इसको अपने साइड तोड़ लेगा।
तो हमें समझना है मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक फर्स्ट in a solvent having high dielectric constant. Write down, more polar covalent bonds will break first in a solvent having high dielectric constant. Dielectric constant means high polarity. Positive negative charge means two poles, positive and negative. They will surround the molecule and they will break them and they will ionize them and they will solvate them, hydrate कर देंगे और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाएगी. क्लियर है? तो ये नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्सी एसिड था. ऑक्सी एसिड्स बहुत डिटेल में आगे पढ़ने हैं. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.